हेलो, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आज हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको और केमिस्ट्री में भी आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, है ना। तो देखते हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा है 9th और 10th क्लास में, जिसको आप इंडिसेज बोलते थे चैप्टर को। तो इंडिसेज के काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़े थे, है ना। अभी ग्राफ वगैरह भी देखेंगे, कैसे उसका वैल्यू चेंज होता है ना। सब अभी पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है ना। किसके लिए डिफाइन होता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए। क्यों होता है सब अभी समझेंगे, है ना। ये पूरा टॉपिक बहुत आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को रिलेट करेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आप सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट होने वाला नहीं, ठीक है। एक एक करके देखेंगे वीडियो को, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू है। देखिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। गेट लगा। आ रहा है इसको, है ना। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, मैंने क्या बोला आपको कि ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी expressed in two form that is exponential and logarithm, है ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा लॉगरिथम, है ना। दोनों सेम है ना। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बस बोलने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है ना। देखिए, जैसे कोई भी एक एन ले लीजिए, एन नंबर है, ठीक है। उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 25 ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, n इक्वल टू क्या ले लेते हैं? 25। इसको क्या बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में?
5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। तो इस 25 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कैसे? 5 का स्क्वायर, ये 2 क्या है 2 इसका पावर है, किसका? 5 का। 5 क्या है? बेस, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये मेरा क्या हो गया? 2 पावर इंडिसेज, या इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, उसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस 25 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। कैसे? 5 का पावर 2। इसी को लॉग में कैसे लिखते हैं? देखिएगा लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉग 25, लॉग 25 टू द बेस 5। ध्यान से देखिएगा, लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। इज इक्वल टू क्या होगा? पहले देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखेंगे, फिर इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो सीखेंगे। एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? लॉग क्या कहता है कि 5 का पावर कितना दे, है ना। 5 का पावर कितना दे कि 25 हो जाएगा। अब बताइए कितना देना चाहिए? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। इट मीन्स लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? सर ये 2 कैसे है? 2 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एक्चुअल में पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। देखिए दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है ना। ये भी एक वही बात बोल रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये कह रहा है कि 5 का पावर कितना दें कि 25 होगा, बस बोलने का तरीका उल्टा है। इसलिए इनवर्स, इसलिए एक्सपोनेंट और लॉग दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। दोनों क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है ना। इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना। अगर एक्सपोनेंशियल में अगर आप लॉग लेंगे तो लॉगरिथम मिलेगा, इसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सपोनेंशियल मिलेगा। ये क्या होता है एंटी लॉग? वैसे वही पढ़ेंगे एक एक करके, मैं बोल रहा हूँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये बस चीज़ों को बस समझते हैं कि आखिर ये मतलब क्या है इसका, है ना। लॉग क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आप लिख रहे हैं कि log 25 टू द बेस 5, है ना, इक्वल टू कितना लिख रहे हैं? 2। इसका मतलब क्या है कि 5 का अगर पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। यही बात तो ये भी बोल रहा है, 5 का पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 करें। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इनपुट क्या है? पावर है। 5 के पावर 2 देंगे, दिए, आउटपुट क्या मिला? 25 मिला। ये मेरा क्या है? यहाँ पे इनपुट कौन है? पावर। आउटपुट क्या है यहाँ पे? ये नंबर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इनपुट क्या है? ये नंबर आप इनपुट डालेंगे लॉग में 25 बेस 5, आउटपुट में क्या मिलेगा? पावर 2। समझ में आ रही बात? यहाँ पे जो इनपुट है वो यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो इसमें इनपुट है। इसलिए उल्टा है एक दूसरे का, इनवर्स है। बट दोनों का फिजिकल मीनिंग क्या है? एक ही। ये भी उसी बात को बोल रहा है कि 5 का पावर 2 25 होता है। ये भी वही कर रहा है कि 5 पे अगर पावर 2 देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? अलग अलग। अभी हम इस चीज को भी फोकस करेंगे, समझेंगे कि क्यों पॉजिटिव नंबर, वाई पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करें, क्यों नेगेटिव नंबर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सब देखेंगे, एक एक करके हम समझेंगे सारी चीज़ों को। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या हो गया? लॉग फॉर्म में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको जनरलाइज करें तो a टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है? n। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x मेरा क्या है? पावर, a क्या है मेरा? बेस, n क्या है मेरा? नंबर, ठीक है ना। इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉग फॉर्म में? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। n क्या है मेरा? नंबर, a क्या है? लॉग का बेस, x क्या है मेरा? पावर। तो देख रहे हैं दोनों सेम है, यहाँ भी x पावर है, वहां भी x क्या है? पावर ही है। a क्या है? बेस है, वहां भी a क्या है? बेस है। n क्या है मेरा? नंबर है, यहाँ भी n क्या है? नंबर। समझ आ रही बात? तो दोनों सेम ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। दोनों एक ही बात बोल रहा है, अलग अलग वे में बोल रहा है ना। लॉग के इस नंबर को आर्गुमेंट भी बोलते हैं, है ना। अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद लॉग फंक्शन पढ़ेंगे। एक एक करके मैं दोनों फंक्शन को पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लॉग में इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। अभी बस लिख लीजिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n को लॉग के फॉर्म में, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
समझ में आ रही है बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? सिर्फ पॉजिटिव नंबर क्यों, अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, 2 पॉइंट है बस। कुछ भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना। मैंने अभी तक क्या बताया, कोई भी पॉजिटिव नंबर को हम 2 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा लॉगरिथम फॉर्म, है ना। एक ही n को, एक ही वैल्यू को 25 को 2 अलग अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 का स्क्वायर 25 होता है, दूसरा 5 का पावर अगर 2 देंगे तो क्या मिलेगा? 25 होगा। ये इसका फिजिकल मीनिंग है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि 5 का पावर अगर आप 2 देंगे तो 25 मिलेगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, log 100 to the base 10 कितना होगा? 2। अब बोले सर कैसे लिख दिया आपने? क्योंकि मुझे पता है 10 का पावर 200 होता है। सिंपल, देख रहे हैं, बिना अभी लॉग पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिना लॉग पढ़े, सिर्फ इसके डिफिनीशन से पढ़ सकते हैं। 125 to the base 5 कितना होगा आंसर? कितना बोलेंगे आप? 3। क्यों? क्योंकि 5 का पावर 3 125 होता है। इट मीन्स log 125 to the base 5 का वैल्यू कितना होगा? 3, है ना। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। हम अभी पढ़ेंगे क्या करके डिटेल में, फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल चैप्टर है, कितना इजीली समझ में आएगा, है ना। बहुत इजी चैप्टर है। मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा क्योंकि नीट वाले भी स्टूडेंट हैं, तो 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट क्लास होगा, जैसे कि मैं हर चैप्टर में पढ़ाता हूँ, वो सिर्फ मेंस और एडवांस के लिए होगा। उससे मेंस और एडवांस से क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये हो गया। हाँ, अब देखिए पहले एक्सपोनेंशियल लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? 8 to the power x is equal to n, है ना। 8 to the power x is equal to n। अब देखिए n क्यों पॉजिटिव होता है, उसका रीजन है ना, इसकी वजह से। ये जो LHS दिख रहा है आपका एक्सप्रेशन a की पावर x, इसकी वजह से। प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे जो a है वो हम क्या लेते हैं? ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो समझिएगा। बेस क्यों हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? क्योंकि अगर बेस नेगेटिव हो जाएगा तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते, है ना। कैसे बोलेंगे सर, अब कैसे, ये कैसे हो गया? देखते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं कि -2 पावर 2, क्या बोलेंगे? सर ये तो इजी है, सिंपल 4। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं -2 की पावर 1/2 क्या होगा? बोलो। क्यों? क्योंकि पावर तो कुछ भी दे सकते हैं। x क्या हो जाएगा यहाँ पे? x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। x क्या है? मेरा पावर तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। लेकिन क्या अगर बेस नेगेटिव होगा तो हर वैल्यू पे, हर एक पावर पे क्या आपको वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? -2 के पावर 1/2, इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है? √-2। और आपको पता है कि ये रियल नहीं होता है, ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है। ये क्या होता है? इमेजिनरी, ये डिफाइन नहीं होता है। तो समझ में आ रही है प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? अगर आप बेस निगेटिव लेंगे तो बेस निगेटिव लेंगे तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही पता नहीं चलेगा आपको कि हो क्या रहा है। जब मैं पावर चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या डिफाइन हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, आप नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रही बात? इसका नेचर जानने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर जानने के लिए इसको क्या रखते हैं? बेस को हम पॉजिटिव रखते हैं। नेगेटिव क्यों नहीं रखते? समझ में आया? और अगर ये बेस पॉजिटिव हो गया, आप सोचिए बेस नेगेटिव नहीं, अगर बेस पॉजिटिव है तो इतना तो आपको पता है कि अगर बेस पॉजिटिव है, पावर आप कुछ भी दीजिए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यस या नो? देखिए 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। 2 का पावर -2, ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/4। कभी नेगेटिव वैल्यू मिल सकता है क्या? अगर बेस पॉजिटिव है, आप पावर कुछ भी दे दीजिए, हमेशा क्या मिलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। इट मींस n ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो समझ में आ रही बात कि क्यों हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात करते हैं? क्लियर होगी बात? क्योंकि हम बेस नेगेटिव ले नहीं सकते हैं। नेगेटिव लेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो उनको मजबूरी है मेरी कि क्या लें? बेस पॉजिटिव। और अगर हम बेस पॉजिटिव लेंगे, फिर आप पावर कुछ भी दीजिए, वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इट मीन्स लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में हमेशा हम सिर्फ
पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करेंगे, कभी निगेटिव का लॉग फाइंड नहीं करेंगे, डिफाइन ही नहीं होता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक ही चीज़ है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, दोनों एक ही बात बोलता है। तो अगर यहाँ n पॉजिटिव है तो लॉग में भी n क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ बेस ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 तो वहाँ भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। हाँ, एक बात और आपको डाउट आ सकता है कि सर ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, आपने बता दिया, ये नॉट इक्वल टू 1 क्यों, 1 तो ग्रेटर है 0 से। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप बेस 1 ले लेंगे, सपोज करो आपने ले लिया बेस y, n इज इक्वल टू, सपोज करो आपने ले लिया 1 के पावर x, चलो मैंने मान लिया आपकी बात, a1 ले लिया। आप देखो पावर चेंज करो, x का वैल्यू 1 लो, n का वैल्यू कितना आएगा 1, x का वैल्यू 2 लो, n कितना आएगा 1, x का वैल्यू 3 ले लो, n कितना आएगा 1। तो कहाँ है एक्सपोनेंशियल नेचर, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। समझ आ रही बात, क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी देंगे, ये तो 9th में पढ़ा होगा आपने कि 1 का पावर आप कुछ भी दे दीजिए इन्फिनिटी छोड़ करके, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं, जो डिफाइन है, जो रियल नंबर हमारे पास है, अवेलेबल है, आप कुछ भी पावर दीजिएगा ये हमेशा n का वैल्यू कितना देगा 1। तो a इक्वल टू 1 के लिए आपको एक्सपोनेंशियल नेचर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, समझ में आई बात, क्योंकि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, है ना। आप कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट डालिए, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो समझ में आ रही बात, क्या करेंगे हम, a ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 को छोड़ करके, a ग्रेटर देन 0 बट 1 को एक्सक्लूड करेंगे, है ना, बेस से क्या करेंगे, उसको बाहर रखेंगे। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, x मेरा क्या है, पावर, इनपुट हम कुछ भी दे सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, आप पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, 0 दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है। समझ आ रही बात। चलिए अब आते हैं ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में कुछ भी रटने जैसा नहीं, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है ना। और एक और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो लॉग पढ़ाने में मुझे बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो पहले देखिए ग्रेटर देन 0 में भी ना 2 केस बनेगा। अब बोलेंगे सर 2 केस क्यों बना रहे हो आप, केस 1 है ना, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। अब बोलेंगे सर इसको फिर 2 पार्ट में क्यों आप डिवाइड कर रहे हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया, सारे के सारे तो पॉजिटिव होते हैं, बट एक्सपोनेंशियल का 2 नेचर निकल के आता है। क्या, अगर एक केस है कि a ग्रेटर देन 1 और दूसरा केस क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ केस 2। केस 2 क्या है, a 0 से 1 के बीच में, ये जो मेरा बेस है, ये क्या है 0 से 1 के बीच में है, और एक बार क्या ले रहे हैं हम 1 से बड़ा ले रहे हैं। ये भी देखिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब सोचेंगे कि इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किए, है ना, एक ही से क्यों नहीं काम चल गया, 2 केस क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। कैसे समझिएगा, विद इन 30 सेकंड लगेगा, देखिए बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। आप सपोज कीजिए बेस 1 से बड़ा लेते हैं, 2 का पावर 2 कितना होगा 4, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, 2 का पावर 4 कितना होगा 16। आप देख रहे हैं इनपुट जो मेरा है पावर, उसका वैल्यू इंक्रीज करने से मेरा आउटपुट जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। मैं पावर इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए क्या चेक करते हैं, 1/2 पावर 1 कितना होगा 1/2, 1/2 पावर 2 कितना होगा 1/4, 1/2 पावर 3 कितना होगा 1/8। देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा हो गया, हम पावर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या दोनों का नेचर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये मेरा क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन करने का मतलब होता है कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, सेम वे में चल रहा है। लेकिन अगर काम उल्टा हो रहा है तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, है ना। इनपुट में इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है मेरा बेस, जब मैं 0 से 1 ले रहा हूं तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका बिहेवियर कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह है। लेकिन जब मैं a का वैल्यू 1 से बड़ा ले रहा हूं तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह है। तो दोनों अलग हो गया ना, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेम लॉग में भी यही काम करने वाले हैं, जो एक्सपोनेंशियल में कर रहे हैं ना वही काम देखिएगा लॉग में कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपोनेंशियल क्लियर हो जाएगा तो छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं लॉग में आप नहीं फंसेंगे कभी भी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अब देखिए केस 1 के बारे में बात करते हैं, है ना, ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है।
ये मेरा क्या है x इनपुट, ये मेरा क्या है y है ना, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, है ना, मेरा आउटपुट है ये, ठीक है। तो सोचिए ग्राफ कैसा बनेगा, वो देखिए मैं ग्राफ होता क्या है, पावर जब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी समझ लीजिए, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए, 1/2 के पावर इन्फिनिटी। तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये तो 1 हो गया, 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, लगभग 0, इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, मैंने बताया था आपको, है ना, ये चीज़ मैं पहले भी आपको हिंट दिया हूँ कि कभी भी कोई वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता है। जो मेरा x है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो मेरा जो वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड करेगा, कभी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। तो जो मेरा यहाँ वैल्यू है, यहाँ x क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो इधर जो मेरा ग्राफ है वो क्या है, लगभग 0 है, टच कर रहा है लगभग, है ना। धीरे धीरे जब आप पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ग्राफ कैसा बनता है देखिए, इस तरह से बनता है ग्राफ, धीरे धीरे वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा, है ना। ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, कब, जब मेरा बेस ग्रेटर देन 1 है। स्टार्टिंग कहां से होता है कि पावर माइनस इन्फिनिटी शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल यहां से वैल्यू क्या होगा, लगभग 0। और जब आप पावर बढ़ाएंगे नेगेटिव में, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्लोली वैल्यू बढ़ेगा, ज्यादा तेज नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के पावर अब -2 ले लीजिए, कितना होगा, 1/4। 2 के पावर -1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2। तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 0.5 का इंक्रीमेंट, सॉरी 0.25 का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। ये कितना होता है 0.25, ये कितना होता है 0.5, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 0.5 का। लेकिन जैसे धीरे धीरे वैल्यू जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना तो सडन चेंज आता है, बहुत तेजी से चेंज आएगा। 2 के पावर 0 कितना होता है 1, क्योंकि हमको पता है कि बेस कुछ भी हो पावर 0 लेंगे तो कितना आएगा 1। इट मीन्स ये पॉइंट भी मैं लिख सकता हूँ, कितना है ये 0,1। ये जो मेरा ग्राफ है जहां y एक्सिस को कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,1, क्योंकि x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 होता है, इस लाइन पे x का वैल्यू कितना होता है 0। अब 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, a के पावर 0 कितना होगा 1, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,1। अब जैसे ही पॉजिटिव की तरफ आप बढ़ेंगे 2 के पावर 1 कितना होगा 2, 2 के पावर 2 कितना होगा 4, 2 के पावर 3 कितना होगा 8। देख रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32। वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा पॉजिटिव आने के बाद। समझ आ रही बात। तो ये किसका नेचर है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर है जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ गई बात कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ 0 से ग्राफ क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है और अगर आप पावर माइनस इन्फिनिटी देंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, लगभग 0 मिलेगा, लगभग क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 2 के पावर इन्फिनिटी क्यों इन्फिनिटी को समझना है, 2 को आप इन्फानाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इन्फानाइट टाइम, तो वैसे बात है क्या मिलेगा, बहुत लार्ज नंबर मिलेगा, है ना, इन्फिनिटी के आसपास मिलेगा हमको। तो 2 के पावर इन्फिनिटी हमने क्या लिख दिया इन्फिनिटी। और आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर को, नोन नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, लगभग 0 मिलता है। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0। मैंने 0 से देखिए टच नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं कि बाई मिस्टेक छूट गए, टच नहीं करेंगे, कभी इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। ग्राफ हल्का ऊपर शुरू होगा, कहां तक हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये किसके लिए हो गया, ग्रेटर देन 1 के लिए। कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड लिख लेते हैं, है ना, नहीं तो क्या है फिर आप भूल जाएंगे। आप ये मैं समझाने के लिए लिखा था, देखिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, ये ग्राफ बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, है ना, देखिए जब x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, है ना, x इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो a के पावर x से, देखिए x मेरा जब इन्फिनिटी की तरफ गया तो a के पावर x भी कहां गया, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ऑब्वियस बात है, 2 के पावर, जैसे मान लीजिए बेस हमने क्या लिया था 2, तो 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी मेरा कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, y भी कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तीसरा पॉइंट, अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो a के पावर x क्या होगा, टेंडिंग टू 0। अभी देखा हमने कि जब मेरा पावर माइनस इन्फिनिटी है तो a के पावर x का वैल्यू क्या, लगभग 0 है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को मैं लिखवा रहा हूँ जो पॉइंट वाइज। 4, जब x इक्वल टू 0 होगा तो a के पावर x कितना हो जाएगा 1। देखिए जब x 0 है तो a के पावर x का वैल्यू कितना आ रहा है 1। सेकेंड पॉइंट, है ना, फिफ्थ पॉइंट, दो मैं वैल्यू ले रहा हूँ x1 x2,
है ना, ये मेरा x1 है, ये मेरा क्या है यहाँ पे x2। तो आप देखो तो x2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, x1 है कि नहीं, x2 का वैल्यू क्या है, x1 से बड़ा है, तो a की पावर x2 का वैल्यू भी क्या है, a की पावर x1 से बड़ा आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो अगर पावर बड़ा लेंगे तो वैल्यू भी क्या मिलेगा, लार्जर आएगा। समझ में आ रही बात। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, इफ x2 ग्रेटर देन x1 implies that a की पावर x2 ग्रेटर देन a की पावर x1, क्योंकि बेस 1 से क्या है, बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो अगर पावर बड़ा लेंगे तो वैल्यू भी क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ये किसके लिए, सिर्फ इसके लिए है, ये रूल यहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा, इसके लिए अलग से भी पढ़ेंगे हम। ये आपका, ये जो आपका टॉपिक है केस 1 जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा, इफ एंड बट अगर कहीं भी आपको लग रहा है थोड़ा सा भी, तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, एक एक चीज क्लियर होगा, है ना। मैं लॉ के सारे प्रॉपर्टी भी प्रूफ करने वाला हूँ, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, है ना, बट अगर प्रूफ से समझेंगे तो प्रॉपर्टी ज्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। ठीक है, ये केस 1 कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं बेस 1 से बड़ा है, आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। कभी भी डाउट हो ना, मैथ में यही तो बेनिफिट, आप एग्जाम्पल ले लो। ग्रेटर देन 1 बोला है ना, ले लो 2 ले लो, सबसे सिंपल, और पावर उसका इंक्रीज करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे चेक करो, देखो का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। वही चीज यहाँ लिखा हूँ कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो a की पावर x2 a की पावर x1 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रही बात, है ना। बाकी इस पॉइंट तो सिंपल है, x0 तो कितना आएगा वैल्यू 1, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो a की पावर x 0 की तरफ टेंड कर रहा है। समझ आ रही बात। अच्छा, वैल्यू देखने तो आता है ना ग्राफ में, अरे ग्राफ में वैल्यू देखने तो आता है ना आपको, कब कहाँ क्या वैल्यू मिल रहा है। इधर देखना ग्राफ x को टच कर रहा है लगभग, मतलब इधर जो मेरा है फंक्शन का वैल्यू क्या है, लगभग 0 है ना। धीरे धीरे ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। केस 2 में क्या होगा, 1 से छोटा ले लेते हैं, 1/2 ले लीजिए, चलिए 1/2 ले लिए, है ना। अब मैंने एक चीज अभी देखा है कि 1/2 का पावर क्या हो रहा है, बढ़ाने से वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1/2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 1/4, 1/2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो सोचो अगर मैं वैल्यू घटाते घटाते मैं पावर माइनस इन्फिनिटी ले लूंगा तो क्या होगा, 1/2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा। इंडिसेस पढ़ा है आपने, 1/2 के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्या ले सकते हैं, 2 के पावर इन्फिनिटी। बताते ना पावर अगर नेगेटिव हो तो बेस क्या होता है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्या ले सकते हैं, 2 के पावर इन्फिनिटी। अब अभी पढ़ा आपने 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो बेस अगर 1 से छोटा है, पावर अगर माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो मेरा वैल्यू किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और अगर पावर इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, 1/2 के पावर अगर इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा, 1/2 के पावर इन्फिनिटी को क्या ले सकते हैं, 1/2 के पावर इन्फिनिटी, 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, लगभग 0, लगभग क्या हो जाएगा, 0। तो देख रहे हैं कितना सिंपली समझ में आ रहा है। यहां उल्टा है, यहां जब पावर माइनस इन्फिनिटी लिए हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, लेकिन यहां पावर माइनस इन्फिनिटी लिए तो वैल्यू क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। इन्फिनिटी उल्टा है बिल्कुल, केस 1 केस 2। समझ आ रही बात। उसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में ना, कहीं कोई इसमें डाउट जैसा चीज़ नहीं है। और एक बार क्लियर हो जाएगा ना, एकदम लॉग से आपको आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, कहीं फंसने वाले नहीं है लॉग में। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा, ग्राफ उल्टा चलेगा, इधर 0 होगा, है ना। जब पावर घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि देख रहे हैं जब पावर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पावर अगर डिक्रीज करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। जब मेरा माइनस इन्फिनिटी है x मेरा जब माइनस इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। धीरे धीरे जब वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं
तो y का वैल्यू क्या रहा, डिक्रीज करा डिक्रीज करा डिक्रीज करा, धीरे 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 कहाँ चला गया, 0 की तरफ, जब मेरा x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो, है ना। और ये पॉइंट क्या होगा, ये तो सेम वही 0,1, क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, क्या लेना देना। अगर आप पावर 0 देंगे, है ना, अगर पावर क्या देंगे 0 देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1/2 का पावर 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, इसका बिहेवियर नोट लिखते हैं, क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, उसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना, तो a के पावर x 0 को टेंड करेगा, a के पावर x कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, देखिए y का वैल्यू। तीसरा, x अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो a के पावर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इधर इधर देखिए y का वैल्यू किधर है, बड़ा है ना, इन्फिनिटी है, धीरे धीरे y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जितना x के नजदीक जाएंगे, जितना x के क्लोज जाएंगे, y का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या ले सकते हैं, x का इक्वल टू अगर 0 हो तो a के पावर x कितना होगा, 1 होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, है ना, 2 ले लीजिए वैल्यू, x1 x2। यहाँ पे x2 क्या है, ग्रेटर है, इफ x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज दैट x2 तो x1 से बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए a के पावर x2 क्या है, a के पावर x1 से छोटा है। a के पावर x1 इसका वैल्यू कितना है, देखिए ये है, ये मेरा क्या है, a के पावर x1, a के पावर x2 देखिए क्या है, ये मेरा क्या है, a के पावर x2। ऐसे ही दिखाते हैं ना पॉइंट को, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जहां पे कट करता है वहां से क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। 19th में पढ़ा होगा आपने, स्टैटिक्स में भी जब हम कर्व बनाते थे, ओगिव कर्व, इसी तरह से वैल्यू वगैरह दिखाते हैं ना, बहुत जगह पढ़ोगे आप ग्राफ में। तो देखिए, तो a के पावर x2 बड़ा है कि a के पावर x1 बड़ा है, किसका वैल्यू बड़ा है, a के पावर x1 का वैल्यू क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि इस ये जो 2 पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे बड़ा होगा ना। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a के पावर x2 लेस देन a के पावर x1। इनपुट तो बड़ा है बट आउटपुट क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में यही तो होता है कि अगर आप इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट आपका डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं करेगा। देख रहे हैं, ये आपका ग्राफिकली हो गया, ये इससे इसका आउटपुट, इसका समरी, इसका जो रिजल्ट है, जो आप बोलते हैं वो सब क्या है, यहाँ पर साइड में आपका लिखा हुआ है, ताकि आपको जब आप रिविजन करें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, बहुत इजीली समझ में आने वाला है। देखिएगा लॉग, है ना, कई लोग बहुत डरते हैं लॉग से, खासकर नीट वाले जो स्टूडेंट हैं, है ना, वो तो लॉग देख के ही घबराने लगते हैं, बट बहुत ईजी है। मैं एक एक करके लॉग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं इंडिसेस वगैरह, है ना। थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल पढ़ना होता है, ग्राफ वगैरह देखना होता है ना। उस टाइम पे 9th में क्या इन्फिनिटी वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। n क्या होगा मेरा, पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लीजिएगा, n ग्रेटर देन 0, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, a के बारे में, x के बारे में और n के बारे में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, है ना। n क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका रेंज आप बता सकते हैं एक्सपोनेंशियल का, हमने पढ़ लिया, बेस 0 से 1 के लिए भी, ग्रेटर देन 1 के लिए पढ़ लिया। रेंज क्या होगा इसका, दोनों में देखिए, इंक्रीजिंग में भी रेंज क्या आता है, 0 से इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग में भी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, बस उल्टा हो रहा है, बट रेंज तो वही आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी। कभी भी a के पावर x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। रेंज क्या जगह, रेंज लिख लीजिएगा, डोमेन क्या जगह, पहले डोमेन लिख लीजिए, डोमेन क्या जगह बोलिए, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 0 से y एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी। 0 पे ओपन ब्रैकेट देंगे क्योंकि 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, अब देख लीजिए 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, 0 से बड़ा मिलेगा, तो क्या देंगे, 0 पे ओपन ब्रैकेट, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है रेंज, ठीक है। हाँ, मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ, कोई भी अगर डाउट होगा लिख देंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
हाँ, ये डोमेन रेंज लिख लीजिए। देखिए एक छोटी छोटी चीज बात कर ले रहा हूँ, इंडिसेस का ऑलरेडी पढ़े होंगे आप। अच्छा, इफ ए के पावर x1 इज इक्वल टू ए के पावर x2, इसके लिए कंडीशन क्या होगा बताइए? ए कब इक्वल होगा? आप पढ़े होंगे एक चीज कि अगर बेस इक्वल है और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, दोनों इक्वल हैं, ए के पावर x1 इक्वल टू ए के पावर x2 है, और अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। एक कंडीशन क्या आ गया? पहला कंडीशन x1 इज इक्वल टू x2, पहला कंडीशन क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। एक और कंडीशन हो सकता है जो कि एक्सपोनेंशियल में वैलिड नहीं होता जनरली, दूसरा कि बेस क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। बेस क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। अब बेस 1 हो जाएगा, आप x1 x2 इक्वल हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल में नहीं चलता, मैंने बताया था, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल नेचर को शो नहीं करता है, क्योंकि अगर आप बेस 1 ले लेंगे फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पावर को छू लीजिए, वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। बट कंडीशन तो दोनों ट्रू है ना। अगर जनरली बात करें तो कंडीशन दोनों ट्रू है, क्योंकि अगर बेस 1 के इक्वल हो जाए तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? हमेशा इक्वल आएंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो भी दो नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ a के पावर x इज इक्वल टू b के पावर x, है ना। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? पहला a इज इक्वल टू b, क्योंकि ये दो नंबर इक्वल हैं, दोनों का पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होता है? इक्वल। सब पढ़ा मैं से रिवीजन करा होगा। एक और कंडीशन है क्या? जब x इक्वल टू 0 हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा फिर a और b दोनों बराबर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a बेस कुछ भी हो, अगर मेरा पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, बेसिक चीज है। एक चीज और है, नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। नोट करके आप लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारे नियम पढ़े होंगे इंडिसेस में। एक जो जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, एक तो पहला तो ये लॉ है कि a के पावर m का होल पावर n को लिख सकते हैं आप a के पावर m इंटू n। ये सबको पता है, गलती कहाँ करेंगे आप वो देखिए। दूसरा a के पावर m के पावर m, यहाँ पे जो n है वो a के पावर m का पावर नहीं है, n क्या है? सिर्फ m का पावर है। अगर इसको आप ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू a के पावर m के पावर n या इक्वल टू a के पावर mn, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ आप लोग, देखिए। सपोज कि मैंने ले लिया 2 के पावर 3, ठीक है ना। इसको आप लिख रहे हैं इक्वल टू 2 के पावर 2 पावर 3, ठीक है। मैंने कर दिया, चलिए इक्वल। इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। मतलब ये किसके इक्वल है? 2 के पावर 8 के। इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। क्या ये पॉसिबल है क्या? 2 के पावर 8 इज इक्वल टू 2 के पावर 6 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल, है ना। इसमें कभी कभी गलती करते हैं लोग, इसलिए मैं ये लिखा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लॉग की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिएगा, पहले ना लॉ का डिफिनेशन, है ना, समझेंगे। और हालांकि ऑलरेडी मैंने बताया, फिर फिजिकल मीनिंग, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे लॉ के डिफिनेशन से ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब हम उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, फिर उसी क्वेश्चन को हम जो हम डिफिनेशन से करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम उसके प्रॉपर्टी से और इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ना। दीजिएगा लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, है ना। शॉर्ट में इसको लॉग बोलते हैं, लॉग फंक्शन बोलते हैं शॉर्ट में। लॉगरिदम फंक्शन जिसको आप लॉग भी बोलते हैं, है ना। मैं इसको एक्सपोनेंशियल से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियर है। जैसे कि आपने पढ़ा a की पावर x इज इक्वल टू n, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में कैसे? लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है ना। लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x, है ना। अगर इसका आप एंटी लॉग लेंगे, क्या लेंगे इसका? एंटी लॉग, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। कैसे एंटी लॉग लेते हैं? n इज इक्वल टू a टू द पावर x। देखिए ना, यहाँ से एंटी लॉग लीजिए। कैसे लेते हैं एंटी लॉग? लॉग कॉट है n इज इक्वल टू a टू द पावर x।
इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। लॉग हट गया ना, लॉग हट गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, इसको क्या बोलते हैं एंटी लॉग लेना। लॉग कैसे लेंगे, n इक्वल टू a की पावर x, लॉग कैसे लेंगे, log n टू द बेस a इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, है ना। पावर से याद रखेंगे तो बहुत इजीली आसान है। यहाँ भी x क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, यहाँ भी x क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। और कभी भी जब एंटी लॉग लीजिएगा तो n इक्वल टू a के पावर x, कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जब n इक्वल टू आप लिखेंगे तो सोचे आप कभी कंफ्यूज होंगे, a के पावर x लिखूं कि x के पावर a लिखूं। कभी कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा बात याद रखिएगा कि बेस हमेशा बेस ही रहेगा, चाहे वो लॉग हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो। आपने देखा ऑलरेडी, यहाँ भी a क्या है, बेस है, यहाँ भी a क्या है, बेस है। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो बेस में कौन आएगा, बेस में कौन आएगा, a आएगा, x नहीं आएगा। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बेस हमेशा बेस ही रहेगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे लॉगरिथम, है ना। तो देखिए अगर एक्सपोनेंशियल में लॉग लेंगे, लॉग लेंगे ये लॉगरिथम फंक्शन मिलेगा। अगर इस लॉगरिथम में एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। लॉग के लिए भी कंडीशन क्या है, सेम जो एक्सपोनेंशियल के लिए है। क्या क्या कंडीशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, बेस a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। इस लॉग का बेस है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। दूसरा कंडीशन, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि कभी भी नेगेटिव का लॉग डिफाइन नहीं करते हैं। ये सब मैंने बताया है एक्सपोनेंशियल में, सेम उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ लॉग में। तीसरा, x क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है, रेंज है। अब कहेंगे सर ये तो कंफ्यूज हो गया, क्यों, यहाँ पे इनपुट क्या है, n है ना, आप इनपुट दे रहे हैं 25, 15, 20, 60, 40 आप इनपुट दे रहे हैं। बेस भी क्या है, आप कोई एक बेस फिक्स करेंगे, है ना। बेस क्या करेंगे आप, फिक्स कर देंगे 10, 20 कुछ ही बेस आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, n का वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। एक्सपोनेंशियल का नेचर जानने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस को फिक्स करना पड़ता है। कोई एक बेस ले लेंगे, कोई भी विद इन कंडीशन, है ना, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई एक बेस का वैल्यू लेंगे और फिर क्या करते हैं, n के वैल्यू को चेंज करते हैं ना, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, और फिर देखते हैं कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, वहां से नेचर का पता चलता है। तो n मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इनपुट है। हालांकि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे x का मेरा आउटपुट है ना। आप n का वैल्यू चेंज करते जाइए, x का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। समझ आ रही बात। तो x मेरा क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। इसको लॉग लेंगे तो लॉग मिलेगा, लॉगरिथम फंक्शन मिलेगा। इसका एंटी लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ ये जरूर लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अलग से लिख लीजिएगा, अलग से लिख दे रहा हूं। log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये लॉग का क्या है, आर्गुमेंट है ना, जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा आर्गुमेंट है। और ये आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। अगर इसको बोलेंगे सर एंटी लॉग के फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बोलिए। एक तो बोलते हैं a के पावर x इक्वल टू n, इसको एंटी लॉग में पढ़ते हैं। एंटी लॉग ऑफ x, ध्यान से सुनिएगा, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n। क्या पढ़ेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, एंटी लॉग ऑफ x टू बेस a इज इक्वल टू n, है ना, ऐसे। इसको क्या पढ़ते हैं, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, है ना, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये पढ़ने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, इसके डिफिनेशन है। अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं लॉग के बारे में, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इजी क्वेश्चन देखते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कई क्वेश्चन तो IIT में सिर्फ इस पे बेस्ड पूछा गया है ना, सिर्फ इससे बन जाएगा, इस कंडीशन से, और इसके बिना नहीं बनेगा। समझ आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
है ना, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है ना। जब आप इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे ट्वेल्थ में तो बहुत आपको मतलब फील आएगा कि अरे ये सब चीज़ तो ऑलरेडी पहले से हम पढ़ चुके हैं, है ना। देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, लॉग का बिल्कुल मिरर इमेज की तरह बनता है ग्राफ, है ना। अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, फिर आपको कन्फ्यूज होने लगेगा। धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया लॉग के बारे में डिफिनेशन हो गया। लॉग का फिजिकल मीनिंग क्या है मैंने वो समझा दिया कि a के पावर अगर x लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, n मिलेगा। ये इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है कि ये बोल रहा है कि a का पावर अगर आप x लोगे तो n मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे इस पे भी अभी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये सब इजी है अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जब प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, log 2 to the base 8, सॉरी log 8 to the base 2, इसका वैल्यू पूछा है आपसे, क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। इसका वैल्यू चलिए मान लेते हैं नहीं पता हमको, log 8 to the base 2 नहीं पता है, इक्वल टू क्या मान लिए, x नहीं पता, चलो मान लिए x। इसके डिफिनेशन को यूज कर रहे हैं, इसी लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कैसे, इसका एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग कैसे लेंगे, 8 इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 2 का पावर x, बेस हमेशा बेस रहेगा, 2 का पावर x। अब एक्सपोनेंशियल तो सॉल्व करना होता है, हम पढ़ चुके हैं अभी, और पहले भी पढ़े थे 9th 10th 20 से। 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर x। देखिए बेस सेम है, पावर भी क्या होगा सेम, x इक्वल टू कितना आ गया 3। कहने का मतलब क्या है कि log 8 to the base 2 का आंसर कितना होगा 3। अगर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा है ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से मत बनाइए, ऐसे बिना इक्वल टू x के खुद से सोचिए, तो आपका थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा। जब नहीं करेगा तो मेरे पास यही मेथड है ना, इक्वल टू x करेंगे और एंटी लॉग लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 2 का पावर कितना लें कि 8 हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 3। क्या से पूछ दे सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूँ, √3 और यहाँ पे ले लेते हैं 27, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, √3 का पावर कितना लें कि 27 हो जाए। आप याद कीजिए 3 का पावर 3 27 होता है, तो √3 का पावर कितना लेना पड़ेगा 6। सिंपल, आंसर कितना हो जाएगा 6। तो आप सोच के बता सकते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन में चीज नहीं लागू होगा, बट जिसमें सोच सकते हैं उसमें तो सोचने की कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट जो है मेरा सोचने का जो है ना कैपेसिटी वो तो इंक्रीज हो। हालांकि आप इसको बाई मेथड भी कर सकते हैं, हमारे पास है ना एंटी लॉग डिफिनेशन। एंटी लॉग ले लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, x मान लीजिए, क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू √3 टू द पावर x। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर x/2। बेस से ना पावर भी क्या होगा सेम, 3 इक्वल टू x/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो एक तो इसका डिफिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है। एंटी लॉग लेना है, आंसर हो जाएगा सिंपल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है शुभेंदु, इसका आंसर कितना होगा 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, हाँ और मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसको ट्राई कीजिएगा। देखिए है ना, तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। सेम इक्वल टू x मान लीजिएगा, एंटी लॉग ले लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे फंसेंगे है ना, यहाँ पे मामला थोड़ा सा गंभीर है। क्या गंभीर है देखिए, ये √2 + 1 है, ये √2 - 1 है ना, बट है ये भी इजी है ना।
अब ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है इसका, रेसिप्रोकल है। अब बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता चला, है ना? ध्यान से देखिए, √2 - 1 नहीं इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए, इक्वल टू x मान लीजिए, √2 + 1 का पावर x, है ना? अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 डिवाइड बाई √2 + 1 इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर x। अब ध्यान से देखिए, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 क्या आएगा, देखिए तो 1 बाई √2 + 1 इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर x। ध्यान से देखिए, इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 की पावर -1, √2 + 1 की पावर -1 इज इक्वल टू √2 + 1 की पावर x। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -1, है ना? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है ना? इसलिए बोल रहा हूँ लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रट के काम नहीं चलने वाला है। आप एंटीलॉग ले तो लेंगे, फिर यहाँ फंस जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ बेस √2 + 1 है, यहाँ बेस √2 - 1 है, ना बेस इक्वल है ना पावर इक्वल है ना? लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना? ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है? हो गया, कितना आ गया, x का वैल्यू -1 आ गया। ये बहुत ईजी है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ये भी ट्राई कीजिएगा, दो आपके लिए होमवर्क। आज तो अभी ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह शायद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का क्लास भी आपका है ना, एक क्लास और रहेगा, प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? नीट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सिलेबस ओवर हो जाएगा, लॉग का, है ना? लॉग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उनके लिए। और बाकी जो जेई हैं, जेई के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक क्लास और एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ प्रॉब्लम के लिए। थ्योरी तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा कल, है ना? कल का लेक्चर, है ना? थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा आपका लॉग का। यहाँ पर लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, है ना? है ना? एग्जाम्पल को मैं एज ए हेडिंग बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, log -4 to the base 2 कितना होगा बताइए तो, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपने निगेटिव लिया, log निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल, log 0 to the base 10 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना? क्योंकि log 0 के लिए भी डिफाइंड नहीं होता है। किसके लिए डिफाइंड होता है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होता है। तो 0 के लिए भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे जो है ना, एक चीज सिर्फ इतना पता रहने से काम नहीं चलेगा, 0 के लिए, है ना? नॉट डिफाइंड तो होता है ना? लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको रखना पड़ेगा। क्या, देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ समझाने का आपको। log 0 to the base 10 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x, है ना? वही जो अपना तरीका है, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के पावर x, है ना? एंटीलॉग ले लिया। अब आप सोचो कि x का वैल्यू क्या लेंगे कि ये 0 हो जाए। आप सोचो, याद करो, ग्राफ को याद करो, 1 से बड़ा बेस है, क्या पावर लेंगे कि ये 0 हो जाए, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS तो होना चाहिए ना। क्या लेंगे, -∞, ध्यान रखिएगा, क्या लेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइंड मतलब कभी कभी इन्फिनिटी और -∞ दोनों जाता है ना। -∞ को भी हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी को भी क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। बट दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। एक सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, एक सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड तो होगा, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी या नेगेटिव वाला इन्फिनिटी, कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, -∞ होगा, है ना? क्योंकि x का वैल्यू अगर हम -∞ लेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड तो लिखेंगे ही, स्लैश करके ये भी लिख लेंगे, log 10 0 टेंडिंग टू -∞। हालांकि ऑलरेडी मैंने बताया, आपको समझाया था, है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -∞, है ना? क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे ना तो उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी,
है ना, उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं भी ये बता दे रहा हूँ कि log 0 नॉट डिफाइंड तो होता ही है और उसका वैल्यू क्या होता है, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता है। कैसे, एक्सपोनेंशियल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि x का पावर क्या लेंगे कि ये 0 हो जाए, माइनस इन्फिनिटी, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, log 1/2 0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर से वही चीज आ गया, नॉट डिफाइंड तो है लेकिन वैल्यू कितना आएगा, कुछ अप्रोक्सीमेट पता चलेगा क्या, कोशिश करके देखते हैं। 0 इक्वल क्या ले सकते हैं, 1/2 के पावर x, इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 के पावर x। अब आप सोचो कि ये 0 कब होगा, सोचो आप 0 कब होगा, जब ये मेरा क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। क्यों, क्योंकि 1/∞ ही 0 होता है। ये इन्फिनिटी कब होगा, जब मेरा x इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड तो होगा ही। एक और लिख सकते हैं, log 0 बेस 1/2 टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बेस जब 1 से बड़ा होता है तो log 0 माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब log का बेस 1 से छोटा होता है तो log 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सेम किसकी तरह, एक्सपोनेंशियल की तरह, याद कीजिए एक्सपोनेंशियल की तरह। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड करता है, लेकिन जब बेस 1 से छोटा होता है तो पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ टेंड करता है। समझ में आ रही बात, है ना, बहुत सिंपल है, उल्टा सोचिए, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इनपुट आउटपुट से रिलेट कीजिए। जैसे कि एक और प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं तो वो क्लियर हो, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिसेस में कि बेस कुछ भी हो पावर 0 1 होता है ना। लॉग में आप पढ़ेंगे बेस कुछ भी हो log 1 का वैल्यू 0 होता है। देख रहे हैं उल्टा मतलब चल रहा है साइकिल, समझ में आ रही बात, यहाँ भी वही हो रहा है। लॉग को मैं इसलिए एक्सपोनेंशियल से प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल बहुत इजीली समझ में आता है, ठीक है ना। अभी हो गया एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन पूछ द log cot 45 tan 45 कितना होगा, log cot 45 टू द बेस tan 45 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि cot 45 कितना होता है 1, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 45 ये भी कितना होता है 1। मैंने बोला कि log का बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ आ रही बात। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सॉरी एग्जांपल है ना, जो कि काफी हेल्पफुल होता है चीजों को समझने में, छोटी छोटी चीजें जो मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, सॉल्व करते हैं 1-2 क्वेश्चन और। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। देखिए इसका डिफिनेशन का क्वेश्चन है ना, इसका डिफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है लॉग का, जो मैंने कंडीशन लिखवाया था आपको उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, पहला क्या है, log 4 x माइनस 1 लिख लीजिएगा, फॉर विच log इज डिफाइंड है, लिख लीजिएगा फॉर विच log इज डिफाइंड, है ना। अब आपको इसमें कितना सिंपल देखिए, कितना समझ में आ गया आपको। इसमें x का वैल्यू बताना है, क्या करना है, x का वैल्यू बताना है जिसके लिए log डिफाइन होगा। क्या होगा, log डिफाइन होगा। बहुत सिंपल है, x कहाँ आ रहा है, बेस में आ रहा है कि आर्गुमेंट में आ रहा है, आर्गुमेंट में आ रहा है। और आर्गुमेंट पता हमको क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना, उसमें अगर फंसेंगे तो फिर दिक्कत है। क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1, आंसर आ गया। इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ 1 से इन्फिनिटी, सॉल्व हो गया। देख लीजिए कितना इजी है, कंडीशन लगाना है सिर्फ। दूसरा क्वेश्चन,
log 5 to the base x minus 4। अब देखिए आप x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे x किस में आ रहा है, बेस में आ रहा है। बेस के लिए कंडीशन क्या है, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, साथ में 1 भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ लगाएंगे। यहां से कितना आ गया, x ग्रेटर देन 4 एंड यहां से क्या आ गया, 4 कुछ तरफ ले जाएंगे, x नॉट इक्वल टू 5। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 एक्सेप्ट 5। कैसे लिखेंगे इसको, x एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 4 से इंफिनिटी माइनस 5, क्योंकि 5 को आपको हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ग्रेटर देन 4 से आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन 4 लिखेंगे सिर्फ तो आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ग्रेटर देन 4 में एक वैल्यू ऐसा है जिसको ये एक्सक्लूड कर देगा, किसको, 5 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4 इट मींस 4 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 5। इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, दोनों उसमें x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। एक तो ये log 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है ना, और एक क्वेश्चन है 5th नंबर, log 3x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है ना। दोनों बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एंटी लग लेंगे। तो 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर निकालने के बाद उस आंसर को चेक करना बहुत जरूरी है ना। 2 आंसर मिलेगा, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना, वो करना नहीं बोलेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x माइनस 1 का स्क्वायर अगर 3 है तो x माइनस 1 क्या होगा, रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 प्लस रूट 3 और एक आ गया 1 माइनस रूट 3, 2 वैल्यू आया। अब ये दोनों आंसर करेक्ट है रॉन्ग है, कैसे चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। x कहाँ आ रहा है, बेस में, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। कहने का था x 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये देखिए 1 से बड़ा है, क्या 2 के इक्वल है, नहीं, तो ये मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। ये 2 के इक्वल तो नहीं है बट 1 से छोटा है, देखिए निगेटिव है, ये तो निगेटिव आ रहा है वैल्यू, देख रहे हैं 1 से छोटा है, ये मेरा आंसर में काउंट नहीं होगा आंसर में काउंट, है ना। तो सिर्फ x का वैल्यू निकाल लेने से आपका आंसर नहीं आ जाएगा कि अच्छा 2 वैल्यू आया, मैंने दोनों को टिक कर दिया, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, और अगर आप दोनों टिक कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। निकालने के बाद वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा और 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को काउंट करेंगे आंसर। सिमिलरली इसमें वही करना है आपको, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, x का 1 या 2 वैल्यू जो भी मिलेगा आपको, वो जो आएगा डायरेक्ट उसको आंसर नहीं बोलेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे, दिस ग्रेटर देन 0, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, दिस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, है ना। और उसके बाद इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, वहां से आपको मिलेगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी बात माननी है या सिर्फ इसकी बात माननी है, दोनों का बात मानना है, इसकी बात से माननी है, इसकी बात से माननी है। आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो जो x इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, शुभेंदु कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 1 प्लस रूट 3, नहीं उसका आंसर गलत है ना, इसका आंसर ये होगा 4 5 से इन्फिनिटी नहीं है ना, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है ना, इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और है ना, एक्चुअली टाइम हो गया है फिजिक्स का, तो कल हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर और पढ़ लेंगे ना तो नीट वाला के लिए जो है लॉग में कभी दिक्कत नहीं आने वाला, एकदम फिनिश उनके लिए,
लॉ का सिलेबस, कहीं उनको दिक्कत नहीं आने वाला है। हाँ, जेई जो मेंस वाले हैं उनके लिए एक क्लास और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम करने वाले हैं हम। नीट और जेई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम, ठीक है। कल भी करेंगे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के साथ साथ, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना, ताकि प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाए, है ना, क्योंकि 10 से 12 प्रॉपर्टीज हैं लॉ के, है ना, बहुत सिंपल है। सारा प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको, सारा प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करूंगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कल हम लॉ का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और जिसको बताया आपको कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में तो आएगा ही, है ना, केमिस्ट्री में भी आपको, है ना, मतलब केमिस्ट्री में भी मुलाकात होगी लॉ से आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, काफ़ी ज़्यादा आएगा यूज। वहाँ पे आप देख के क्या होता है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा सब बनता है, इतना लेंदी, देखने में इतना डरावना होता है वो, कि नीट वाले बच्चे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, जहाँ लॉ आया क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। बट अगर तरीके से डील करेंगे तो इससे ईजी आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, बहुत ईजी है। मैं आपको जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ओके, और रिवीजन करते रहिएगा शुरू से, क्योंकि देखिए इनइक्वालिटी आ गया, मैं बताया था आपको कि जो भी पढ़ाया हो वो सब वेस्ट नहीं है, बेकार नहीं है, वो आता रहेगा, हर जगह आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।